नमस्कार। आशा है सब आप उपस्थित हो गए होंगे। 4 बज चुका है। कल जलोदर के बारे में चर्चा हुई थी। आज हाइपो पैराथायरॉयडिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत लोगों ने जो डक्टर्स ग्लैंड्स हैं, शुरुआती दौर में कई चिकित्सकों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की ग्लैंड्स के बारे में, तो ये लेक्चर उनको बहुत पसंद आ रहा है। कई लोगों ने फ़ोन किया। मैं उनको कहता हूँ कि एक बार ये व्याख्यान सुन लेंगे और फिर यदि आप पढ़ेंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा। हमारे चिकित्सक बंधु सब उपस्थित होना प्रारंभ हो गए हैं। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी, डॉक्टर शीतल जी, डॉक्टर माधव मिश्रा जी, विनय मित्तल जी, सभी समय के पाबंद हैं। सभी चिकित्सक, आप सबको बहुत ही हार्दिक धन्यवाद। आइए पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। मनोज सिसोदिया जी का फ़ोन है, डॉक्टर मनोज का। शीत पित्त में जो हमने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया था, वमन फिर विरेचन कराना है। उनका प्रश्न है कि वमन कराने के पहले जिस प्रकार आभ्यंतर स्नेहपान करते हैं, तो क्या विरेचन के लिए भी वैसा ही करना पड़ेगा? तो आइए मैं थोड़ा विस्तार से आपको समझा दूं। वमन और विरेचन ये 2 मुख्य शोधन कर्म है पंचकर्म के अंतर्गत। जैसे आप जानते हैं, वमन, विरेचन, अनुवासन, आस्थापन, नस्य, ये पंचकर्म होते हैं। इनमें यदि शोधन कहा जाए तो वमन विरेचन को प्राथमिकता से लेना पड़ेगा, क्योंकि वमन विरेचन के ही पूर्व कर्म किए जाते हैं, पश्चात कर्म किए जाते हैं। जैसे आभ्यंतर स्नेहपान और स्वेदन का प्रयोग वमन में, विरेचन में कराया जाता है, वैसा वस्ति या नस्य में नहीं कराया जाता। इसी प्रकार जो पश्चात कर्म होते हैं, संसर्जन क्रम, वो वमन और विरेचन के बाद ही कराया जाता है, नस्य या वस्ति कर्म के बाद नहीं। कहने का तात्पर्य है कि मुख्य जो शोधन प्रक्रिया है, ऊर्ध्व मार्ग से जो दोष निकाले जाते हैं उसको वमन, और अधोभागत गुद मार्ग से जो दोष निकाले जाते हैं उसको विरेचन कहते हैं। कायदा तो यही है कि पहले प्रथमम वमनम पश्चात विरेकश्चानुवासम एतानि पंचकर्माणि निरूहो नावनम तथा। पहले वमन कराएं, उसके बाद विरेचन कराएं, ये क्रम है। वमन कराने के लिए जैसा मैंने आपको कई बार बताया है कि 3-4 दिन 5 दिन तक कम से कम दीपन पाचन औषधियाँ, पंचकोल काढ़ा या पंचकोल चूर्ण, त्रिकट चूर्ण, लौण भास्कर आदि दे करके निराम अवस्था प्राप्त कर लें। निराम अवस्था का मतलब है जब मल प्रवृत्ति, मल बेड पान में कराएं, जब मल जो है तैरने लगे तब समझ लीजिए ये निराम अवस्था है। अगर मल बैठ जाता है तो समझ लीजिए ये आम अवस्था है। तो निराम अवस्था प्राप्त होने तक आप दीपन पाचन औषधि दीजिए, और उसके बाद आभ्यंतर स्नेहपान रोगानुसार। जैसे पंचतिक्त, यह शीत पित्त में मैंने पंचतिक्त घृत का आभ्यंतर स्नेहपान आपको बताया था। 30 ml से प्रारंभ करें, 30 ml, 60 ml ऐसा बढ़ाते जाएं, और जब तक सम्यक स्नेह के लक्षण न प्राप्त हों तब तक आभ्यंतर स्नेहपान दें। ये 5 से 7 दिन के अंतर्गत सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाते हैं। जब मल प्रवृत्ति शिथिल होने लगे, 2-3 बार मोशन होने लगे और मल प्रवृत्ति के साथ स्नेह आने लगे, तब समझ लीजिए सम्यक स्नेह के लक्षण हो गए। ये लगभग 5 या 6 दिन में ये कंडीशन आ जाती है। उसके पश्चात वमन कराना है तो वमन के 1 दिन पहले बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन। मान लीजिए 5 दिन आपने आभ्यंतर स्नेहपान किया, तो 6वें दिन बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन सर्वांग ये आपको करना है। तो मान लीजिए आज सम्यक स्नेह के लक्षण मिला तो कल सुबह, कल शाम को और परसों सुबह, अर्थात 3 अन्नकाल बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन वमन के दौरान कराना चाहिए। उसके बाद आप वमन प्रातःकाल, जैसे मैंने बताया आपको, वमन करा दीजिए। वमन के लिए मैंने योग आपको बताए। खासतौर से शीत पित्त में मैंने बताया था कि वासा निम्ब पत्र ले लें, निम्ब छाल ले सकते हैं, और अड़ूसा।
अभ्यंगः कटुक तैलम च स्वेदस्य उष्णेन वारिणः तथा शुभमनम कारो पटोलारिष्ट वास्य पटोल पत्र वासा और नींब इनका काढ़ा बना ले। 20-20 ग्राम लेकर के 100 ग्राम 100 ml काढ़ा बना ले और इसमें कैस्टर ऑयल 40 ml डाल करके मैं बमन बता रहा हूँ। तो इनका काढ़ा बना ले। किनका पटोल वासा और नींब पत्र इनका काढ़ा बना ले 100 ml और इसमें मदन फल पिपली एक दिन पहले बमन के एक दिन पहले यो कूट करके 15 ग्राम डाल के रख दे, भिगो के रख दें। प्रातः काल जिस दिन बमन कराना है मसले छाने और उसमें सेंधव नमक 2.5 ग्राम और शहद 20 ग्राम मिला करके ये बमन कल्प आपको तैयार हो गया। बमन करा लें विधिपूर्वक। बमन के पहले आकंठपान कराया जाता है। जैसा आपको मालूम है आकंठपान आप इक्षुरस से दुग्ध से आप करा सकते हैं। आकंठपान कराने के पश्चात मंत्रोच्चारण करने के बाद ये वामक औषधि दी जाती है। जब सम्यक बमन हो जाए तब संसर्जन क्रम, अगर मध्यम संसर्जन क्रम मध्यम शोधन हुआ है तो 5 दिन तक संसर्जन क्रम करें। पेया विलेपी मकृतम कृतम चौ समरसम त्रिद्वरेथैकसस्यो क्रमेण शवेत विशुद्ध काया प्रधान मध्यावर शुद्ध शुद्धाः। संसर्जन क्रम करने के पश्चात बमन के 9वें दिन 10वें दिन और 11वें दिन आभ्यंतर स्नेहपान पुनः करें। लेकिन यहाँ 30 ml से प्रारंभ करना जरूरी नहीं है, कोई टेस्ट डोज नहीं देना है। इसलिए 100 ml 150 ml 200 ml 3 दिन दे दें, 9वें 10वें 11वें दिन। 12वें 13वें 14वें दिन रेस्ट करें और इस दौरान वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन पेशेंट में कराएं और ऐसा आहार विहार देवें जो कफ और पित्तवर्धक ना हो। और 15वें दिन बमन के 15वें दिन विरेचन करा दें। तो आपका प्रश्न अब मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। बमन के पहले और विरेचन के पहले आभ्यंतर स्नेहपान कराना जरूरी है। लेकिन बमन के बाद यदि विरेचन कराते हैं तो आभ्यंतर स्नेहपान 3 दिन ही कराना है। लेकिन सिर्फ विरेचन कराते हैं बमन नहीं कराते हैं तो 30 ml से प्रारंभ करके सम्यक स्नेह लक्षण जब तक न प्राप्त हो, चाहे वो 5 दिन में 6 दिन में 7 दिन में, तब तक आभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन कराना। ये थोड़ा से अंतर है। आशा है आपको समझ में ये बात आ गई होगी। ऊषा तभानी जी ने पोस्ट चिकनगुनिया के पश्चात जॉइंट्स में पेन बना रहता है और रोगी को बड़ी तकलीफ होती है, उसमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। लगभग जो आमवाद का ट्रीटमेंट है वही चिकित्सा पोस्ट चिकनगुनिया केस में देना चाहिए। लेकिन इसमें साथ साथ में जैसे आप आमवातारी रस दे रहे हैं तो आमवातारी रस 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2-3 मात्रा शहद के साथ देवें। और सिंगनादु गुल के साथ संजीवनी बटी भी देवें। सिंगनादु गुल और संजीवनी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार। इसी प्रकार महारासनादिक्वाथ और अमृतारिष्ट 2 चम्मच और महारासनादिक्वाथ 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका प्रयोग करें। और अगर ज्वर नहीं है पेशेंट में तो फिर आप पत्रपिंड श्वेद भी कर सकते हैं। अगर एंकिलोसिस डेवलप हो गई है तो पत्रपिंड श्वेद करने के पश्चात फिर नाड़ी श्वेद आप पेशेंट में करें, तो इसमें निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। निर्मला सुवाल, उन्हें नेजल पॉलिप हाउ टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो पॉलिप एक प्रकार का अनवांटेड ग्रोथ है जो कि नासा के अंदर हो जाता है और इसके कारण सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ हो जाती है। पेशेंट को कभी कभी इससे छींके ज़्यादा आना और सिर दर्द होना भी प्रारंभ हो सकता है। तो नेज़ल पॉलिप का ट्रीटमेंट, जो पॉलिप का ट्रीटमेंट है, लेखन चिकित्सा है, वो आपको करना है। तो इसमें आप पहले विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात लेखन वस्ती लगाएं। लेखन वस्ती त्रिफला, नागरमोथा, सुंठी, बिडंग और गिलोय, इनको लेकर के विधिवत काढ़ा बनाएं। मैं कई बार बता चुका हूँ कैसे वस्ती देना है, ये देवें। इसके साथ साथ इसमें 21 दिन का नस्य कर्म कराएं। 21 दिन का नस्य कर्म, प्रत्येक तीसरे दिन शोधन नस्य देवें। शोधन में अवपीड़न या धमापन नस्य। अवपीड़न के द्रव्य या धमापन के द्रव्य जो होंगे वो वचा, बिडंग और शिग्रू। वचा, बिडंग और शिग्रू, इसकी बराबर मात्रा में चूर्ण बना के रख लें।
जिस दिन नस्य देना है 2 चम्मच निकाल के इसमें थोड़ा पानी मिलाएं, कल का जैसा बना लें और रख दें। प्रातःकाल जिस दिन आपको नस्य कराना है अच्छी तरह मसलें और छान लें। इसकी 6 से 8 बूंद, 6 बूंद या 8 बूंद दोनों नासा में प्रक्षेपित की जाती है। प्रत्येक तीसरे दिन 2 दिन वचा तेल का नस्य करें। तो वचा तेल भी लेखन का कार्य करता है और जो द्रव्य मैंने अवपीड़न के लिए प्रयोग किए वो भी लेखन का कार्य करते हैं। 21 दिन तक लगातार नस्य कराएं। इसके बाद साथ साथ में आप कांचनादि गुल, आरोग्यवर्धनी, अमृतादि गुग्गुलु इनका भी पेशेंट में सेवन कराएं तो निश्चित रूप से रोगी को लाभ होगा। बाद में जब 21 दिन का कोर्स हो जाता है तो वचा तेल या अपामार्ग तेल से नस्य आप देते रहें। जब आप उपीड़न नस्य शोधन नस्य देते हैं तो नस्य कर्म के जो पूर्व कर्म है वो बरोबर आपको करना चाहिए। जैसे ग्रीवा के ऊपर वाह्य अभ्यंग, वाह्य स्वेदन, मृदु स्वेदन करके विधिवत रोगी को नस्य टेबल में लिटा करके थोड़ा सर को नीचे करें और विधिवत नस्य देवें। नस्य की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बूंद है 6 बूंद डालना है, पता चला आपने 10 बूंद डाल लिया तो पहले आप थोड़ा से प्रैक्टिस कर लें बूंद की ड्रॉपर के माध्यम से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यह प्रक्रिया करने से नेजल पॉलिप्स में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। विजय सैनी ने प्रश्नोत्तर की तारीफ की है कि ऐसे प्रश्नोत्तर होते रहना चाहिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको पसंद आते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन करता है शायद वही उस पर इंटरेस्ट लेता होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, और दूसरे लोग शायद बोर होते होंगे, लेकिन मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रश्न आपके भी वैसे हो सकते हैं। अश्विनी कुमार साहू, इन्होंने पूछा है कि सर्वांग या एकांग स्वेद करते वक्त या करने के पहले पानी पीना चाहिए क्या? कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पानी पी लें तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उसका उद्देश्य ये है कि पसीना बरोबर आता है, अच्छा आता है। तो यदि प्यास लगी है, ज़बरदस्ती नहीं पिए, प्यास लगी है तो पानी पी लेना चाहिए। विकास महाजन, परिवार में हार्ट डिसीज़ का इतिहास है, तो ऐसी कोई दवा बताएं जो हम हमेशा के लिए पेशेंट या हम सब लोग लेते रहें ताकि कार्डियक प्रॉब्लम ना हो। तो एक योग मैं बताता हूँ, इसका सेवन आप नित्य प्रतिदिन काढ़े के रूप में इसका प्रयोग कर लें या चूर्ण बना लें। इसमें पुष्कर मूल, अर्जुन त्वक, गोक्षुर और शंख पुष्पी, ये 4 औषधियाँ हैं। पुष्कर मूल, अर्जुन त्वक चूर्ण, गोक्षुर चूर्ण और शंख पुष्पी, ये बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम प्रतिदिन लेवें, या इसका काढ़ा भी ले सकते हैं। और हृदय रोग ना हो, हृदय रोग की रोकथाम के लिए एक काढ़ा और मैं बताता हूँ, या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो तो आप इस काढ़े का सेवन कराएं। हरितकी, वासा, रासना, पिपली, नागरमोथा, शटी और पुष्कर मूल, ये 7 औषधियाँ हैं। हरितकी, वसा, रासना, पिपली, नागरोद्भवम, सटी, पुष्कर मूलोथम, चूर्णम, हृदय रोगनाशनम। तो अगर थोड़ी बहुत संभावना भी हो कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ रहा है, कभी कभी ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉकेज के लक्षण मिल सकते हैं, कॉर्नरी में भी कोई डिफेक्ट आ सकता है, ऐसी अवस्था में इस काढ़े का सेवन करें। फिर मैं रिपीट करता हूँ, हरितकी, वसा, रासना, पिपली, नागरोद्भवम, नागरमोथा, सटी, पुष्कर मूलोथम, चूर्णम, हृदय रोगनाशनम। ये बहुत ही उपयोगी काढ़ा है। इसका सेवन जो रोगी हृदय रोग से ग्रसित है वो भी ले सकता है, और हृदय रोग ना हो उसके लिए भी इस काढ़े का सेवन आप कर सकते हैं। डॉक्टर रेणु पांडे, डॉक्टर प्रजापति ने जो कटिबस्ती के लिए यंत्र तैयार किया है, जो गर्म ऑयल करते रहता है, उसके बारे में अच्छा होगा कि आप उन्हीं से संपर्क कर लें, डॉक्टर प्रजापति से, और वो इंस्ट्रूमेंट आप भी बना सकते हैं, वो तरीका बता देंगे, या बना के भेज सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बरेली के रहने वाले हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। डॉक्टर वंदना पाठक, क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो बहुत अच्छा है,
अब उनको ये महसूस होता है कि हम स्टूडेंट लाइफ में पहुंच गए, वार्ड में राउंड कर रहे हैं और वहाँ प्रोफेसर बता रहे हैं, ऐसा उनको अनुभव होता है। बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, लेकिन फिर भी उनको ये कार्यक्रम और ये क्वेश्चन आंसर सेशन पसंद आ रहा है। आपको बहुत ही हार्दिक धन्यवाद। रघुपति पॉन्टलू, उन्होंने पैंक्रियाटाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो पैंक्रियाटाइटिस क्यों हुआ है इसका पता आपको लगाना पड़ेगा, सीटी आपको करानी पड़ेगी। ज़्यादातर तो गॉल ब्लैडर स्टोन या पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टोन की वजह से पैंक्रियाज में स्वेलिंग हो जाती है और रोगी को बुखार आना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, ऐसे लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। इसमें रोहित का अरिष्ट और भूमि आमल की क्वाथ, 2 चम्मच भूमि आमल की और 2 चम्मच रोहित का अरिष्ट भोजन के बाद सम जल के साथ आप प्रारंभ करें। इसके अलावा स्वर्ण सूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम और यकृत प्रिहारी लौह 250 मिलीग्राम, ये योग दिन में 2 बार शहद के साथ सेवन कराएं। उसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम को, फलत्रिका आदि क्वाथ 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बुखार ना हो, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द ना हो, तो ऐसी अवस्था में आप हल्का विरेचन करा दें। और विरेचन संभव न हो तो शोथग्न बस्ती जो मैंने बताई आपको, वरुणादि क्वाथ और तृण पंचमूल क्वाथ 100 ग्राम लेकर के 1200 ml पानी डाल के काढ़ा बना लें। जब 300 ml बचे तब तक पकाएं और छान लें और इसमें फिर गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, सैंधव 5 ग्राम और यवक क्षार 10 ग्राम मिला के ये बस्ती देवें। इससे बहुत ही आश्चर्यजनक पैंक्रियाटाइटिस में लाभ प्राप्त होता है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन देख करके आपको देना है। डॉक्टर अनामिका उपाध्याय, उन्होंने हिमोरेज सिस्ट है लेकिन उसमें रक्त निकल रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या हम कांचनादि गुल्लू इस अवस्था में दे सकते हैं? जब ब्लीडिंग हो रही है तब नहीं देना चाहिए, पहले ब्लीडिंग रोकने का प्रयास करना है। ब्लीडिंग रोकने के लिए नागकेशर धाय पुष्पचूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 3-4 बार दीजिए, या बोलबद्ध रस प्रवाल पृष्ठि गिलोय सत्व, बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पृष्ठि 250, गिलोय सत्व 250, ये दिन में 3-4 बार देवें और इसके कारण ये देने से हेमोरेज बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर आप कांचनादि गुल्लू दे सकते हैं। और सिस्ट है तो यहाँ पर लेखन वस्ती का भी प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके अलावा अमृतादि गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल का भी प्रयोग ऐसे पेशेंट में आप कर सकते हैं। हीमोरेजिक सिस्ट कहाँ पर है, किस स्थान में है, इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट निर्धारित करना पड़ेगा। डॉक्टर विजय सैनी ने पूछा है कि एरंडकल्प के साथ, मैंने आपको आम बात में एरंडकल्प करने की सजेशन दी है, बहुत ही अच्छे इसके लाभ होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा रोगी को परेशानी भी नहीं होती है। तो कल्प के दौरान, क्योंकि पेशेंट को हमको ठीक करना है, आप संशमन औषधियाँ भी आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं, लेकिन यदि देने की आवश्यकता ना हो, पेशेंट ठीक है, उसी से आराम मिल रहा है, तो सिर्फ एरंडकल्प ही कराएं। लेकिन मैंने बताया कोई रिसर्च का केस तो है नहीं कि हम कोई अनुसंधान कर रहे हैं, तो इस पेशेंट को हमको ठीक करना है, इसलिए पेशेंट की कंडीशन को देख करके आप संशमन औषधियाँ भी दे सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर और दूसरा भी उन्होंने प्रश्न किया है कि अश्वगंधा बला तेल, चंदन वाला लाक्षारी तेल, ये किस कंपनी के लेना चाहिए? मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि साउथ से जो तेल आते हैं वो अपेक्षाकृत अच्छे होते हैं, गाढ़े होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। तो आप जो साउथ से बहुत सारी कंपनियां हैं उनसे संपर्क करके वहाँ से तेल आप मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ ये सब लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने प्रश्न किया, उनको हार्दिक धन्यवाद। और इस कार्यक्रम से मैं रोज़ाना नित्य प्रतिदिन जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं, डॉक्टर नीलेश निगम, ये लखनऊ से हैं,
डॉक्टर दिनेश यादव, डॉक्टर संध्या पांडे, डॉक्टर सुखदेव जी ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद ज्ञापित किया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू पुजारी, नरेश ढंड जी भी जो उत्तर मैंने दिया उनको बहुत सेटिस्फाइड हैं। मनोज सिसोदिया जी, विनय मित्तल जी, सुकुमार जोशी जी, राजेंद्र सिंह चहल, अदिति त्रिपाठी जी, विनय मित्तल जी, अनुराग हेरवार जी, मनदीप शुक्ला जी, विकेश महाजन जी, रोहित गुर्जर जी, डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर विवेक विश्वकर्मा जी, डॉक्टर सोनल पटेल जी, डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर संजीव कुमार, दौलत सिंह गुर्जर, उषा तवानी जी, रजनीश शर्मा जी, भारत ठोक जी, शिल्पा पालस्कर जी, मुबिन मुल्ला जी, सविता पाटिल जी, मनोरंजन साहू, नीलम शुक्ला जी, वैद्य आरबी प्रजापति जी, वंदना पाठक जी, अरुण शर्मा जी, अर्चना जायसवाल जी, माधव मिश्रा जी, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी, प्रशांत ससाने, डॉक्टर संजय जी, रेणु पांडे जी, प्रकाश नेसुर जी, आनंद आयुर्वेद, कृष्णा सागर जी और मेरे प्रिय आयुष दर्पण के एडिटर इन चीफ डॉक्टर नवीन जोशी जी जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। अब आइए हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। मैं बहुत ही अल्प समय के लिए ये डक्टलेस ग्लैंड या आधुनिक चिकित्सा के बारे में बोलता हूँ ताकि आप बोर ना हो। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये ज्ञान का आवंटन होता रहे और आप में उत्सुकता बनी रहे। मैं सलाह दूंगा। इसके पश्चात यदि कोई किताब आपके पास हो तो उसका भी अध्ययन करेंगे तो आपको अधिक समझ में आ जाएगा। लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं उतना तो मैं आपको बताता ही हूँ, बहुत डिटेल में न सही, लेकिन जो आवश्यक है डक्टलेस ग्लैंड के बारे में जानने के लिए वो बताने का मैं प्रयास जरूर करता हूँ। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इसका नाम है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। पैरा को परा भी कहते हैं कई बार, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसमें वस्तुतः शरीर में कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाती है और रक्तगत जो फास्फेट है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये इसका मुख्य लक्षण है। अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन रक्तगत जो फास्फेट की मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसके प्रमुख निदान है थायराइड ग्लैंड की शल्य क्रिया या गले में उत्पन्न कैंसर के कारण शल्य क्रिया कर देना, यानी थायराइड को मूल रूप से निकाल देना शल्य क्रिया के माध्यम से अगर कैंसर हो गया है तो। और इसकी वजह से पैराथायराइड ग्लैंड का क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक है। जब आप थायराइड ग्लैंड को निकालेंगे तो पैराथायराइड ग्लैंड का क्षतिग्रस्त होना निश्चित है। बिना निश्चित कारण के स्वतः ही स्राव में कमी होना, अपने आप किसी भी कारण से स्राव में कमी हो जाए, पैराथायराइड ग्लैंड के स्राव से जो स्राव निकलता है वो कम होने लगे स्वाभाविक रूप से। हेरिडिटरी रूप से भी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, हेरिडिटरी जन्मजात। दूसरा, क्रॉनिक लिवर डिसऑर्डर्स। क्रॉनिक लिवर डिसऑर्डर होने से भी पैराथायराइड ग्लैंड के जो स्राव हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ढंग का ना होना, इसके कारण भी स्राव में कमी आ जाती है। बिना निश्चित कारण के
जैसे मैंने बताया, कभी कभी स्वतः ही स्राव कम हो जाता है और इसकी वजह से हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की उत्पत्ति होती है। आइए अब आप सामान्य लक्षण, इसमें लक्षण क्या हो सकते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के। तो मुख्य इसमें मांसपेशियों एवं तंत्रिका तंत्र में कठोरता का होना। कई बार पेशेंट आता है कि मांसपेशियां हमारी कठिन हो गई हैं, नर्वस सिस्टम में भी कठोरता हो जाती है, तो हम वातव व्याधि की चिकित्सा करना चालू कर देते हैं। लेकिन ये इसका मुख्य कारण होता है पैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। नेत्र में लेंस में कैल्सिफिकेशन हो जाना या कैटरेक्ट रोग की उत्पत्ति जल्दी हो जाना, एबनॉर्मलिटीज इन कार्डियक कंडक्शन जो लबडब क्रिया होती है वो कंडक्शन में कहीं ना कहीं अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। मस्तिष्क में भी कैल्सिफिकेशन होने के कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम की व्याधियों की भी उत्पत्ति हो सकती है। डेंटल प्रॉब्लम, डेंटल एबनॉर्मलिटीज भी कैल्शियम की कमी से हो सकता है। रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी कैल्शियम की कमी होने से बढ़ सकता है। ओरिजिन ऑफ साइकोसोमेटिक सिम्टम्स, कई मानसिक और शारीरिक व्याधियां भी कैल्शियम की कमी होने से उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए जब आप पेशेंट आपके पास आए तो हार्मोनल टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि 50% केसेस जो है वो डक्टलेस ग्लैंड्स की वजह से होते हैं और हम ट्रीटमेंट अलग ढंग से ही कर रहे होते हैं, तो जांच जरूर कराएं। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो मैंने आपको बताए। अब आइए एक इसी में सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म नामक व्याधि भी हो सकती है। सूडो माने स्राव तो नॉर्मल हो रहा है लेकिन उसके कार्य ढंग से नहीं होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। पैराथायरॉयड स्राव के मिथ्या योग में इस ग्रंथि की कार्य प्रणाली पूर्णतः समान होते हुए भी सम्यक रूप से हार्मोन्स का स्राव भी होता है, परंतु मुख्य टिश्यू रेसिस्टेंस के कारण स्राव अपना कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। फलस्वरूप इसको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के नाम से जाना जाता है। यह व्याधि स्त्रियों में अधिक होती है। इसके मुख्य लक्षण हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के समस्त लक्षण जो मैंने ऊपर बताए वो लक्षण भी इसमें उत्पन्न होते हैं। हालांकि जो स्राव है वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ये लक्षण उत्पन्न होते हैं क्योंकि स्राव क्रियाशील नहीं होता। शरीर की वृद्धि नहीं होती, नाक चपटी हो जाती है, फेस गोलाकार हो जाता है, राउंडेड, और मूत्र में कैल्शियम अधिक मात्रा में निकलना प्रारंभ होता है। शरीर में कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है और शरीर में फास्फेट की मात्रा बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने आपको पैराहाइपोथायरॉयडिज्म के अंतर्गत बताया। चिकित्सा के रूप में निदान परिवर्जन, जिसमें कैल्शियम की मात्रा होती है उसका सेवन करना चाहिए। दूसरा, रोगी के ये भी देखना चाहिए कि उसकी दिनचर्या कैसी है, दिनचर्या में सुधार लाना चाहिए। साथ ही लाक्षणिक चिकित्सा करना चाहिए, जो सिम्टम्स पैदा होते हैं उसकी चिकित्सा करें। नियमित योगासन और प्राणायाम भी ऐसी अवस्था में करना चाहिए। औषधियों में पिपल्यादि चूर्ण, करपद भस्म, कपर्दिका जो होती है ना उसका भस्म, और प्रोआल पिष्टी। पिपल्यादि चूर्ण 2.5 ग्राम, कपर्दिका भस्म 250 मिलीग्राम, प्रोआल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा मुक्ता प्रोआल पंचामृत 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम और सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, मुक्ता प्रोआल पंचामृत 125 मिलीग्राम,
गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम और सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम। ये दिन में 2-3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा आमलकी आदि रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार, या आमलकी आदि अवले है, ये भी 5 ग्राम दिन में 2 बार दे सकते हैं। ब्राह्मी अवले इसके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इसकी भी 1 चम्मच सुबह शाम को दूध के साथ या पानी के साथ इसका सेवन आप दूध के साथ सेवन कराना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूध में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है, तो दूध के साथ लेने से 1 पंथ 2 काज होंगे। दूसरा द्राक्षारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट, इन तीनों में से कोई 2 आप इनको पेशेंट को निरंतर दें, 2-2 चम्मच। जैसे 2 चम्मच द्राक्षारिष्ट, 2 चम्मच अश्वगंधारिष्ट, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। और शिरा तर्पण कराएं, अभ्यंग है। शिरोधारा भी कराएं। शिरोधारा कराने से भी पेशेंट को बहुत ही आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, मिल्क है, चीज़ है, ग्रीन वेजिटेबल, सोया ड्रिंक्स, ऑरेंज, फिश, इनकी अधिक मात्रा में सेवन कराएं पेशेंट को। इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। इसका सेवन करने से रोगी को आराम प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आज हमने हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के बारे में चर्चा की। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अलावा सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के बारे में भी चर्चा की। चिकित्सा के बारे में ही आपको जानकारी दी। आशा है आपने इसको अच्छी तरह सुना होगा और अपने चिकित्सा कार्य में भी कुछ आपको लाभ प्राप्त हो सके, यही मेरा प्रयास है। आप सबने समय पर उपस्थित होकर के व्याख्यान को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी समय 4 बजे आपके समक्ष उपस्थित होकर एक नए रोग के बारे में चर्चा करनी है। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।